नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग लगातार देख रहे थे और अब हमें देखना है यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से, मतलब उसकी जब शुरुआत होती है तब से संबद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के बारे में आप देखेंगे और ये कुछ नहीं है, ढेर सारे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है, लगातार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो किताबें आपने पढ़ रखी हैं उसका रिवीजन आप इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पर एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, वास्को डी गामा का नाम सबसे पहले आता है। आपने देखा कि इससे पहले जो बार्थोलोम्यू डियाज है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाता। भारत तक अपनी सफल यात्रा को पूर्ण करने वाला जो पहला यहाँ पे यूरोपीय यात्री था वो वास्को डी गामा था। इसीलिए कहा जाता है कि उसने भारत का जो यहाँ तटवर्ती क्षेत्र था उसकी खोज की थी। और यहाँ वो गुजरात का जो कालीकट वाला इलाका है वहाँ पे उतरता है, लैंड करता है, जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो यहाँ पे शुरुआत वहीं से दिया गया है कि पुर्तगाली यात्री ये था जो कि समुद्री मार्ग से उत्तर माशा जो अंतरीप था, यहाँ अंतरी लिखा हुआ है, जो उत्तर माशा अंतरीप था उसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो वहाँ से होते हुए 1498 में, यहाँ डेट आपको ध्यान देनी है और ये बहुत कॉमन है तो आप याद भी किए होंगे, 1498 में भारत में जो कालीकट बंदरगाह है, गुजरात वाला तट, वहाँ पर उतरता है। इसके बाद दूसरे वाले को देखिए तो ये भी एक पुर्तगाली यात्री ही है। ये जितने हैं ये सब व्यापारी हैं, यात्री तो ही हैं लेकिन इनका मेन उद्देश्य है व्यापार करना। और जैसा कि आपने पीछे देख रखा है या जानते भी हैं कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। डेवलपमेंट की धुन सबके सिर पर सवार थी। मशीनीकरण इतना तेज हो गया था कि कच्चा माल कम पड़ने लगा था और बाहर से सामान की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, विभिन्न शक्तियां हैं, वो अपने उपनिवेश बनाने के लिए अलग अलग जो भूखंड हैं, बाहर के महाद्वीप हैं या क्षेत्र हैं, उनको खोजने लगते हैं। और इसी चक्कर में इनके बीच में टकराव भी होता है। जैसे आप अमेरिका वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ भी टकराव होता है। और इसमें जो अंतिम युद्ध होता है, जो निर्णायक युद्ध होता है, उसमें जो विजयी होता है वो हावी हो जाता है। ऐसे होगा। फिलहाल देखिए तो यहाँ पे पेट्रो अल्वारेज कैब्राल का नाम आता है, इसे काब्राल भी कहा जाता है। ये पुर्तगाली यात्री है जैसे कि वास्को डी गामा, और ये 1500 में भारत पहुँचता है, यानी वास्को डी गामा के बाद। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अभी देखिए जब वास्को डी गामा भारत आता है तो वो काली मिर्च का व्यापार करने का मेन पर्पस यहाँ पे रखता है। मतलब यहाँ से काली मिर्च वो ले जाता है अपने देश और वहाँ जब बेचता है तो उसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। मतलब 2 गुना, 3 गुना या 4-5 गुना नहीं, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। इतना ज़्यादा जब उसे फ़ायदा होता है तो वो लालच उसे वापस खींच लाता है और इसीलिए 1501 के आसपास वो फिर से रिटर्न होता है। लेकिन ये सूचना ऐसा तो है नहीं कि वास्को डी गामा को ही सिर्फ रहती है, जो बाकी पुर्तगाली हैं उन तक भी पहुँचती है। और जब पूरे पुर्तगाल में या पूरे यूरोपीय क्षेत्र में ये बात फैलती है कि ये तो पूरी सोने की चिड़िया है, तो ऐसी कंडीशन में होड़ मच जाती है कि यहाँ पर पहले कौन जाएगा, पहले कौन जाएगा। तो पुर्तगालियों ने सोचा कि यहाँ पर अपनी सत्ता ही स्थापित कर लेते हैं, मतलब कम से कम एक ठिकाना बना लें ताकि यहाँ से आराम से व्यापार हो सके, क्योंकि इस मूल्यवान क्षेत्र को वो खोना नहीं चाहते थे। इस पूरे इलाके को वो कतई अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते थे और वो भली भांति जानते थे कि अगर वो चूकेंगे, जरा सी देर करेंगे तो जो अन्य यूरोपीय हैं वो हावी हो जाएंगे, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांसीसी हैं। तो यहाँ देखते हैं आगे। ये देखिए पुर्तगाली जो है वो अपना शासन सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से अपने गवर्नरों को अपॉइंट करते हैं ताकि यहाँ पर जो कामकाज है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर ये आता है। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी, और इसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी हद तक बढ़ी हुई थी। इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना और वो करता है। मतलब इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। और ये सेकेंड गवर्नर था। पहला कौन था? अल्मीडा था और दूसरा जो है वो अल्बुकर्क। इसके बाद नीनो डी कुन्हा का नाम आता है। तो नीनो डी कुन्हा जो है ये भी पुर्तगाली गवर्नर है और इसने राजधानी परिवर्तन किया था, अपनी राजधानी को चेंज किया था। 1530 में कोचीन से वो गोवा में इसको हस्तांतरित कर देता है। गोवा वाला क्षेत्र पुर्तगालियों ने अपने लिए अधिकृत कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे छीन लिया था और ऐसी कंडीशन में गोवा को ये अपनी शक्ति का केंद्र बनाना चाहते थे। तो नीनो डी कुन्हा क्या करता है, ये कोचीन से गोवा में अपनी जो राजधानी है उसको शिफ्ट कर देता है। इसके बाद अल्फांसो डिसूजा का नाम आता है। ये आप देख रहे हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, और ये पुर्तगाली गवर्नर है जिसके के साथ प्रख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर जो है ये भारत आते हैं। सेंट जेवियर जिन्हें कहा जाता है वो इसी के साथ भारत आते हैं। तो पुर्तगाली जो थे वो सिर्फ व्यापार का ही उद्देश्य लेकर यहाँ पर नहीं जड़ जमाते हैं। वैसे तो जब शुरुआत में आते हैं तो इनकी हैसियत व्यापारी की रहती है, लेकिन बाद में ये धर्मांतरण के चक्कर में पड़ जाते हैं और धर्मांतरण करने के लिए फिर धर्म गुरुओं की आवश्यकता होगी, मिशनरियों की जरूरत होगी। और ये जबरन या जो हिंदू महिलाएं या यहाँ की देशज महिलाएं थी उनके साथ विवाह करके भी धर्म परिवर्तन कराने वाला काम करते हैं और ये चीज़ इनके लिए खतरनाक सिद्ध होती है। मतलब यहाँ के लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। खासतौर पर उस समय जो मुगल रूल यहाँ पे चल रहा था उसे भी ये कतई रास नहीं आता है। फिलहाल देखिए कासिम खान को देख सकते हैं आप, तो मुगल सरदार था जिसने कि 1631 में हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था। शाहजहां के समय तक पुर्तगालियों की बड़ी बुरी गति बनती है।
मतलब इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि शाहजहां इनको खदेड़ देता है और ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जो स्थितियां हैं वो इनके पक्ष में होने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा जो समुद्र का इलाका था उसके स्वामी बन जाते हैं। हालांकि ये अकबर के समय से चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जॉन मिल्डन हॉल का नाम आता है। तो ये अंग्रेज था, मतलब ये इंग्लिश व्यापारी था और काफ़ी साहसी था, जो कि स्थल मार्ग से 1599 में भारत आया था। जलीय मार्ग तो खतरनाक था ही, समुद्र वैसे भी एक तरह से अनिश्चित चीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, लेकिन उसके बावजूद समुद्र में कोई भी घटना हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्थल मार्ग में निश्चितता होती है, भाई वहाँ पे आप एक रास्ता तय करके चलते हैं तो पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो जमाना था, इस समय लुटेरों का बड़ा आतंक हुआ करता था। आप मार्को पोलो का विवरण सुनेंगे या छोटी कक्षाओं में 9th-10th में इनका चैप्टर भी मिलता है, तो मार्को पोलो अपनी जो 13वीं शताब्दी का यात्रा वृतांत है उसको प्रस्तुत करते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि यात्रियों के कारवां होते थे और ये जो कारवां यानी दल होते थे, इनको लुटेरों का जो झुंड होता था, मतलब यहाँ पे बंच ऑफ जो बैंडिट्स होते थे वो लूट लेते थे। तो ये स्थितियां खतरनाक थी और ऐसे में कोई स्थल मार्ग से अगर इतनी लंबी यात्रा करने का साहस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये साहस वाली बात है, मतलब ये वास्तव में वो एक बहादुर आदमी है जो कि हिम्मत कर रहा है। क्योंकि ये तय नहीं होता था कि आप जहां से निकले हैं वहां से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे, जिंदा वापस आ जाएंगे या वहां तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल देखिए 1599 में ये भारत आता है। तो स्थल मार्ग से भले ही भारत में आने वाले ये शुरुआत पहले कर देते हैं, लेकिन बाद में जो जलीय मार्ग है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। इसके बाद आप आगे देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कैप्टन हॉकिंस, और ये भी एक अंग्रेज यात्री थे, तो आप जानते ही हैं। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचते हैं। आप देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो वो जो समय था वो सन 1600 के आसपास का था, और वहाँ से वो अपना जो अनुमति पत्र है उसको लेकर चलते हैं एलिजाबेथ का। जब यहाँ पहुँचते हैं उस समय जब चलते हैं वहाँ से रवाना होते हैं तो अकबर का समय था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई रहती है जब तक ये यहाँ पे पहुँच पाते हैं, समय लग जाता है। और जहांगीर का समय रहता है, तो जहांगीर के समय में अंग्रेज़ों का यहाँ पे पदार्पण होता है और बाकायदा कोठी जमाने के व्यापार लगाने के प्रयास किए जाते। तो वही दिया हुआ है, जहांगीर के दरबार में 1609 में ये पहुंचता है। कैप्टन बेस्ट को देखिए, ये भी एक अंग्रेज यात्री था जो कि सूरत के निकट पुर्तगालियों को 1612 में हराया था। पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों का टकराव होता ही होता था, और स्वाभाविक है एक ही चीज़ का प्रयास अगर एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा जब मार काट की नौबत तक आ जाए तो उसमें युद्ध होगा, और युद्ध होता भी है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों को ये 1612 में हरा देता है। और इसके बाद जहांगीर ने अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति दे दी, क्योंकि ये जो मुगल बादशाह थे उस समय के, चाहे वो जहांगीर हो या शाहजहां हो या औरंगजेब ही क्यों न हो, ये पुर्तगालियों से संतुष्ट नहीं थे। पुर्तगालियों की जो नीतियाँ थी धर्म परिवर्तन वाली या जो भी कुछ, मतलब वो तीर्थ यात्रा वगैरह पे भी अंकुश लगाने का प्रयास करते थे। मतलब उनका ये था कि समुद्र वाला पूरा एरिया वो कब्जियाए रहेंगे और वहाँ से कोई भी फटक नहीं सकता उनकी मर्जी के बिना। तो ये वाली चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी मुगल बादशाहों को, वो अपने आप को भारत का स्वामी कहते थे, भले ही वो भी बाहर से आए थे। फिलहाल तो ये चीज़ जब नाराज किए हुए था, तो ये कैप्टन बेस्ट क्या करता है, ये जब पुर्तगालियों को हरा देता है तो इससे जहांगीर को काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होती है, और इसके एवज में वो उसे नवाजता है पुरस्कार से, और पुरस्कार यही है कि सूरत में आप फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। उसके बाद आप जॉब चारनाक को देखिए, इनकी 4 नाक नहीं थी, इनका नाम है चौरनाक। तो इन्हें आप देखेंगे कि कलकत्ता के ये अंग्रेज संस्थापक हैं, मतलब कलकत्ता जो शहर है या नगर है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके बाद थॉमस रो को देख लीजिए, थॉमस रो या टॉमस रो, ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत थे, राजदूत थे, और जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी से लेकर 1618 ईस्वी के बीच में ये रहते हैं। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कंपनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में सफल रहते हैं। और टॉमस रो जो था ये बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, ये जानता था कि सीधे सीधे जो बादशाह है वो परमिशन नहीं देने वाले हैं। तो ये आगरा से लेकर दिल्ली तक, मतलब जहाँ जहाँ बादशाह जाता था, जहाँ जहाँ उसकी यात्रा होती थी, उसके पीछे पीछे जैसे टहलुआ होते हैं या खुशामद करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही उपहार दे दे के उन्हें खुश करता रहता था। इनके साथ शिकार खेलने जाए या इन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करके रखे, और अंत में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। मतलब जहांगीर इससे संतुष्ट होकर कई सारी जो अनुमतियां हैं वो देता है। इसके बाद आप चार्ल्स आयर को देखेंगे, तो ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। फोर्ट विलियम की स्थापना हुई तो उसमें जो पहला एडमिनिस्ट्रेटर है उसके तौर पे आप इन्हें देख रहे हैं। इसके बाद जॉन चाइल्ड है, यहाँ एक एक करके नाम आपको दिखाई देंगे, ये भी एक अंग्रेज था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अंग्रेजी कंपनी का यह अधिकारी था जिसने कि पश्चिमी तट पर, जो भारत का पश्चिमी तट था, वहाँ पे मुगल जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था, और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब से क्षमा मांगी थी। ये औरंगजेब का समय है, ये जो टाइम है ये औरंगजेब का है। और यहाँ पर ये क्या करता है, जो मुगल जहाज हैं उनको अपने नियंत्रण में कर लेता है, माने समुद्र पे अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है। लेकिन औरंगजेब यहाँ भारी पड़ता है, तो अंततः इसे कूटनीति के तहत, मतलब ये थोड़ा सा पीछे हटने का अपना प्लान बनाता है, माफ़ी मांग लेता है। इसके बाद आप फर्रुख शेर को देखेंगे। अब ये उत्तर मुगलवर्ती जो मतलब मुगल उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में आप देख रहे हैं। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है, जो भी मुगलों की ताकत थी वो बाबर से लेकर औरंगजेब तक ही रहती है। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं वो किसी न किसी विधि अयोग्य होते हैं।
मतलब उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऐब होता है जो कि शासन के लिए सही नहीं होता। और यहाँ तक आते आते जो अमीर सरदार है उनका वर्चस्व एक बार फिर से हावी होने लगता है। मतलब किंग मेकर और किंग डिस्ट्रॉयर जो है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। बाहरी आक्रमण ऊपर से हो रहा है, उसके अलावा सिखों का जो यहाँ टेंशन है वो अलग लगा हुआ है, जो कि औरंगजेब के समय से ही काफ़ी भड़के हुए थे। हालांकि बाद में वो इनके फ्रेंड बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो मराठे थे वो भी एकदम एक्टिवेट थे। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं। फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता है, तो ये इतिहास में इसके ऊपर एक धब्बा है। फिलहाल देखिए, मुगल सम्राट ये था और इसने जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी उसको 1717 में फरमान जारी किया था। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब परमिशन इन्हें लगातार मिल रही है और अंत में परमिशन लेते लेते जैसे कहा जाता है ना, अंगुली पकड़ाए और ये सिर पर चढ़कर खेती करने लगे, पकड़े पकड़े। तो ये वाला काम अंग्रेज करते हैं। इसके बाद आप विलियम नॉरिस को देखेंगे फर्रुख शेर के बाद। तो विलियम नॉरिस के बारे में कहा गया कि अंग्रेजी कंपनी का ये दूत था और ये मुगल शासक औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए आया था। मतलब जो अंग्रेज थे वो समय समय पर ये प्रयास कर रहे थे कि दूत मंडल या शिष्टमंडल जो है वो भेजे जाएं और बादशाह को इस प्रकार से अपनी बातों के मायाजाल में भरमा लिया जाए कि व्यापार की परमिशन अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होती जाए और इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ता जाए। इसके बाद आप फ्रैंको मार्टिन को देखेंगे, तो ये फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बाद में आती है और ये सरकारी कंपनी है। तो सरकार का इस पर जब नियंत्रण होता है तो इसका काम भी ढीला ढाला होता है, ये प्राइवेट नहीं होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो यहाँ देखिएगा, जो पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर है उसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। इसके बाद आप फ्रांसिस डे को देखेंगे, मद्रास का प्रसिद्ध ये अंग्रेज संस्थापक था। इसके बाद आप शोभा सिंह को देखिए। तो शोभा सिंह कौन है? ये भारतीय है और ये वर्धमान जो क्षेत्र था वहाँ के जमींदार थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 1690 के दशक में किया था। जो 1690 का दशक था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हैं। बड़ी बात है, इस समय कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर रहा था। इसके बाद आप भीमाजी पारिक को देखेंगे। तो अंग्रेजी कंपनी का मध्यस्थीय व्यापारी था, बिचौलिया, और इसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किया था। मतलब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होनी चाहिए और वहाँ से जो छापा खाना है, मतलब छपाई का काम शुरू होना चाहिए, इसके लिए कोशिश करता है। इसके बाद आप फादर मानरसेट को देखेंगे। तो ये मुगल दरबार में जाने वाले पहले पुर्तगाली शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। ये एक पुर्तगाली थे और चूंकि इनके नाम के आगे फादर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिशनरी वाले हैं, ये धर्म प्रचारक हैं। और इसमें देखिए, पुर्तगाली जो है वो जी जान से ये प्रयास करते हैं कि जो मुगल राजशाही है, मुगल राजवंश है, वो लोग अपना धर्मांतरण कर लें। किसी भी विधि अगर वो मुगल बादशाह का धर्म परिवर्तन कराने में काबिल होते या मतलब यहाँ पे एक तरह से सफल सिद्ध हो जाते, तो इसका नतीजा क्या होता? जब बादशाह अपना धर्म बदल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो जनता है, उसकी जो प्रजा है, वो भी धीरे धीरे करके उसी ओर रुख करेगी। ये पहले से ही हो रहा था। मतलब राजा जिस धर्म का अनुकरण करता था उसकी प्रजा भी धीरे धीरे करके उसी धर्म की ओर झुक जाती थी। तो ये पुर्तगालियों की चाल थी। लेकिन मुगल उनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मतलब मुगल उन्हें बजाए रहते हैं, ऐसा सामने से जाहिर करते हैं कि हम बहुत रुचि ले रहे हैं, आपके धर्म में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अंत तक वो धर्मांतरण नहीं करते हैं। तो इसमें ये पुर्तगाली असफल हो जाते हैं, भले ही ये बार बार प्रयास करें। इसके बाद आप देखिए, मॉनरसेट के नीचे जॉन सरमैन आप इसमें देख सकते हैं। तो जॉन सरमैन जो था ये मुगल सम्राट फर्रुख शेर से फरमान प्राप्त करने वाला अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था, यानी उसका लीडर था। इसी प्रकार से कैरोन फ्रैंको का नाम आप देख रहे हैं, कैरोन फ्रैंको इनको कहा जाता था। ये भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करने वाला एक फ्रेंच था, यानी फ्रांसीसी था, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री। इसके बाद गैरोल आंगियार, इन्हें कौन नहीं जानता, बंबई का संस्थापक कहा जाता है और ये अंग्रेज थे। तो यहाँ तक हमने कुछ व्यक्तित्वों को देखा, उसमें से कुछ देशी थे, कुछ विदेशी थे, और इन सब का उद्देश्य यहाँ पर किस प्रकार का था वो भी हमने जाना। अब इसके बाद नीचे जो आप अगली हेडिंग देख रहे हैं वो है यूरोप वाणिज्य के आरंभ से संबद्ध स्थल। मतलब यूरोपीय जो वाणिज्य था, जो उनकी कॉमर्शियल पूरी व्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, उससे संबंधित जो संबद्ध स्थल है वो आपको इसमें देखने हैं। तो पहले आप कालीकट को देखिए। भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था जहां से ये सुचारू तरीके से व्यापार कर सके। तो यहाँ व्यापार के लिए इनके केंद्र कौन कौन से थे, उसका ये कैसे इस्तेमाल करते थे, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए कालीकट, ये पहला है, केरल में स्थित मालाबार तटीय बंदरगाह, और यहाँ पर वास्को डी गामा पहली बार 1498 में उतरता है। मतलब ये स्थितियां आप देख रहे हैं। डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498। ठीक, 1498 तो हम लोग याद करते ही हैं, लेकिन 17 मई की जो तारीख है वो आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद कोचीन को देखिए, केरल में स्थित बंदरगाह जो कि भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। गोवा को आप देखेंगे तो गोवा राज्य और ये पुर्तगालियों के पूरी तरह कंट्रोल में था। मतलब इसे उन्होंने जो बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे छीन लिया था और उसके बाद यहाँ पे अपने शक्ति केंद्र की स्थापना की थी। इसके बाद सेंट थोमे को आप देख लीजिए, तो ये पुर्तगालियों का दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र था यानी इधर वाला इलाका भारत का, वहां पे एकमात्र स्थल था जहां पे इनका ठिकाना था। ज्यादातर इनका नियंत्रण किधर था? पुर्तगालियों का। दक्षिण भारत में ये अपने आप को पूरे समुद्र का स्वामी कहा करते थे, लेकिन समुद्र के भी तटों पर इनका वास्तविक नियंत्रण पश्चिमी क्षेत्र की ओर था, जिधर से ये आए थे।
अभी पूर्वी क्षेत्र की ओर इनकी इतनी पकड़ नहीं बन पाई थी। इसके बाद आप पुलिकट को देखेंगे तो पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह जो कि भारत में डचों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा, मतलब सबसे सर्वप्रमुख केंद्र जो कहा जाता है वो रहा। इसके बाद आप सेड्रॉस को देखेंगे, मद्रास से दक्षिण में स्थित बंदरगाह जो कि डचों का केंद्र था। वेदरा देख लीजिए, तो वेदरा एक क्षेत्र का नाम है और यहाँ पर एक युद्ध होता है जो कि निर्णायक युद्ध है। जैसे आप प्लासी को देखते हैं, बक्सर को देखते हैं, वांडीवाश को देखते हैं, वैसे ही वेदरा का युद्ध था और ये 1759 में लड़ा जाता है और इसमें अंग्रेजों और जो डच थे उनके बीच में युद्ध होता है और डच इसमें पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। उसके बाद इनकी शक्ति भारत से समाप्त हो जाती है, मतलब डचों का यहाँ से पूरा पलड़ा साफ हो जाता है। इसके बाद सवाली का युद्ध, इसे सवाली भी कहा जाता है, ये सूरत के पास स्थित एक स्थान है। सवाली कहाँ पे है? ये सूरत के पास में है। और कप्तान बेस्ट या कैप्टन बेस्ट जो थे इन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ पर हराया था। तो पुर्तगालियों का यहाँ पे जो छक्का छुड़ाने का काम है वो किया था और इसकी एवज में इन्हें पुरस्कार दिया जाता है जहांगीर की ओर से। इसके बाद आप हरिहरपुर को देख लीजिए, तो हरिहरपुर जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा तत्कालीन। और यहाँ पे 1633 में, डेट आपको इसमें दिमाग में रखनी है, 1633 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, फैक्ट्री की स्थापना की थी। सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर को आप देखिए, ये तीनों, सूतानती है, कालीकट है, कलिकाता लिखा हुआ है और गोविंदपुर है। ये 3 गांव थे, बड़े बड़े गांव थे और इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे कलकत्ता की स्थापना की जाती है। तीनों को मिला दिया जाता है, मर्ज करके एक नया नाम दे दिया जाता है जो कि था कलकत्ता और वर्तमान में कोलकाता। इसके बाद ट्रैंकोबार को देखिएगा, उसी के ठीक नीचे, ये तमिलनाडु में स्थित और डैनिश जो लोग थे, मतलब यहाँ पे जो डेन लोग थे वो अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। सेरामपुर ये बंगाल में है, आपने पढ़ा ये डेनिशों ने यहाँ पे जो 1676 का समय था उसमें अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। पांडिचेरी को देख लीजिए, तो पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था जो कि कोरोमंडल के तट पर है, ये आप देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद चाउल को देखिएगा, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित ये क्षेत्र था और यहाँ पे पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद पटना को देखिए, तो बिहार राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र, प्राचीन समय में, वर्तमान में पटना। तो यह शोरे के उत्पादन के लिए फेमस था और शोरे के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो संघर्ष है वो देखा जाता है, मतलब खास जो संघर्ष है वो होता है डचों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। शोरे की फैक्ट्री यहाँ लगाने वाले डच थे, लेकिन बाद में इस पर कब्जा करने वाले जो अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं वो कब्जा कर लेते हैं, हावी हो जाते हैं। इसके बाद चटगांव को देखिए, ये चला गया है, पहले बंगाल में था, अभी पूर्वी बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में चला गया। यहाँ पे पुर्तगाली जो क्षेत्र था, मतलब पुर्तगाली लोग इसे संबोधित करते थे हतेंदक चवेदक, ये नाम था इनका। तो ये आप जानना इसमें आवश्यक नहीं है, मेन बात यह है कि पुर्तगाली इस क्षेत्र के बारे में जानते थे, उन्हें इस बारे में संज्ञान था। इसके बाद कैन्नूर को देखिएगा, ये मालाबार तटीय क्षेत्र है और वास्को डी गामा ने 1501 में जब वो दोबारा आता है, मतलब 1498 में आता है, काली मिर्च ले जाता है, बहुत मालामाल हो जाता है, तो फिर रिटर्न होता है, लालच उसको खींच लाता है और उसके बाद यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलता है। यहाँ तक हमने देखा पुर्तगालियों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी इनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो शेष है, तो आइए इन्हें देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगालियों का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट होता है और इनके बारे में वही दिया हुआ है कि 1498 में भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग जो है वास्को डी गामा खोजता है। इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप पर अटक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास में ये मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण भारत के लिए नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण यूरोपियों के लिए होता है जो कि भारत को आसान शिकार समझ लेते हैं और यहाँ पर घुस आते हैं और परेशान करते हैं। जाते तो वही है लेकिन परेशान करके जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये देख लीजिए 1509 से लेकर 1515, ये दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आता है। पहले अल्मीडा आता है, उसके बाद अल्बुकर्क आता है और अल्बुकर्क जो है ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का। ये साम्राज्य विस्तार का काम करता है और यहाँ आप देखेंगे कि इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया, हासिल कर लिया और उसके बाद गोवा को ही अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर सामरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया और अपने देशवासियों को भारतीयों की चिंता करने को प्रोत्साहित किया, हालांकि उसने मुसलमानों का उत्पीड़न किया। ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, भारतीयों की चिंता क्यों? भारतीयों की चिंता इसलिए करो क्योंकि ये फ्री के गुलाम हैं, मतलब इस तरह का उसके मन में ये धारणा थी, फ्री के गुलाम हैं और इन्हें अपने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये सस्ते मजदूर हैं जो कि हमारे लिए काम करेंगे, बस हमें थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी हो तो इनका धर्म भी बदल दो ताकि ये धर्म के आधार पर हमसे जुड़ जाएं। तो ये सब कूटनीतियां थी जो कि पुर्तगाली अपनाते थे और हिंद महासागर का जो पूरा क्षेत्र था उस पर इन्होंने नियंत्रण इसलिए कर लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हें यहाँ पे डर लगता था अरबों का। जो अरबी व्यापारी या अरबी शक्तियाँ थीं वो यहाँ हावी ना हो जाएं, तो उन्हें यहाँ से खदेड़ते हुए ये पूरे समुद्र पर हावी हो जाते हैं। बाद में यही काम ब्रिटिशर्स भी करते हैं। तो फिलहाल इसे देखिएगा। इसके बाद जो सेकेंड वाला, इसमें थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। पुर्तगालियों के द्वारा जो धार्मिक नीतियाँ अपनाई गई उससे ये बदनाम हो गए। आपने देखा ना कि ये नई नई मिशनरियाँ लाते हैं, धर्मांतरण करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने पूरब में मुसलमानों को सताया और उत्तरी अफ्रीका में मूर्स के खिलाफ अपने धार्मिक युद्ध के अतिरिक्त जो चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी ये इसी तरह की नीतियाँ अपनाते थे।
मुगल शासकों विशेष रूप से अकबर और जहांगीर जो कि स्पष्ट रूप से इच्छुक जान पड़ते थे, इनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में जेसुइट जो है वो असफल हो जाते हैं। आपने देखा ना पीछे जेसुइट जो है वो फादर की हैसियत से भारत में आते हैं, तो वो जहांगीर और अकबर के ज़माने में आते हैं और यहाँ पे लंबी बातचीत चलती है, खूब यहाँ से प्रलोभन दिया जाता है। पुर्तगाली जो है कहते हैं कि मेरे धर्म में आ जाइए, बहुत फायदे में रहेंगे, और तरह तरह की मीठी मीठी बातें, धर्म का दर्शन समझाते हैं। तो आप जानते ही हैं कि अकबर जो था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, लेकिन सहिष्णु किस प्रकार का था, वो अपना नुकसान करके सहिष्णु नहीं था। जैसे आप देखते हैं दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही को वो अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके ले आता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सबका भला ही चाहता था। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक से एक थे, मतलब मुगल जो थे वो अलग चालाक थे, पुर्तगाली अलग चालाक थे, और दोनों की चालाकी मिलकर ऐसा होता है कि यहाँ पे पुर्तगाली जो है ये निराश होकर वापस लौट जाते हैं और मुगल राजशाही अपना धर्म नहीं बदलती, ये सिस्टम आता है। इसके बाद आप आगे देखें तो इसमें ये कहा गया, मतलब आप देख लीजिए जेसुइट जो था, जेसुइट ने धर्म प्रचार का काम किया। तो जेसुइट जो है ये पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण भी बनता है, क्योंकि ये धर्म प्रचार के लिए बहुत तरह की नीतियां अपनाता है। वही कहा गया है कि मिस्र, पर्सिया और उत्तरी भारत, इसमें शक्तिशाली राजवंशों का उदय होता है। जेसुइट मिशनरी की गतिविधियों से उत्पन्न जो राजनीतिक भय है और उत्पीड़न के प्रति घृणा है, इसने पुर्तगालियों में आध्यात्मिक दबाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। कहने का मतलब यह है कि इनका आध्यात्मिक पतन होने लगा, और अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं के उत्थान ने पुर्तगालियों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए जो और यूरोपीय हैं, मतलब इनके रास्ते को सूंघते हुए वो भी पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कूटनीतिज्ञ या सबसे ज़्यादा जुझारू अंग्रेज सिद्ध होते हैं और ये हावी हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली प्रशासन की समुद्री डकैती और प्रच्छन्न व्यापार की जो गतिविधियां थी, उसके साथ व्यापक भ्रष्टाचार, लालसा और स्वार्थ सिद्धि इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। लालची तो सब थे, जितने यूरोपीय भारत में आते हैं उसमें से कोई भी परमार्थ करने तो आया नहीं था कि यहाँ पे दान खाता खोल के खैरात चलाएगा। वो यहाँ से शोषण करने आए थे, ले जाने आए थे, मतलब किसी भी विधि जितना हो सके उतना सस्ते भाव में, या फ्री का अगर मिले तो और अच्छा है, ले जाएं, अपने देश ले जाएं और उसका खूब मुनाफा कमाएं। ये इनका पर्पस था, और इसीलिए ये जितनी भी कॉलोनीज थी उनको खोजते थे, उपनिवेशों की खोज करते थे। अब भारत इन्हें एक फायदेमंद क्षेत्र लग रहा था, तो शोषण तो सब करते थे, लेकिन शोषण करने का तरीका जो पुर्तगालियों का था वो ज़्यादा जल्दबाजी वाला था। ये ज़्यादा लालची थे, ये जल्दी जल्दी सब कुछ लेना चाहते थे। वही काम अंग्रेज़ों ने भी किया, लेकिन धीरे धीरे किया। तो यहाँ पर जब आप जल्दी से सब कुछ यहाँ पे दबाना चाहेंगे, लूटना चाहेंगे, सबको एकदम से धर्मांतरण करना चाहेंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? असंतोष भड़क उठेगा, और ये पुर्तगालियों के लिए पतन का कारण बनता है। इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे आप देख लीजिए इसमें समुद्री डकैती वाली बात, मतलब ये डाका डालने और लूटपाट का भी काम करते थे, तो इससे जो मुगल बादशाह और यहाँ के तत्कालीन शासक थे वो नाराज होते थे। इसके बाद आप देखिए ब्राज़ील की खोज के कारण, ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी, पुर्तगालियों का औपनिवेशिक जो महत्वाकांक्षा वाला सिस्टम था वो पश्चिम की ओर एक बार फिर से मुड़ जाता है, दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील का क्षेत्र यानी दक्षिण अमेरिका, तो वहाँ वाला क्षेत्र इन्हें ज़्यादा फायदेमंद दिखने लगता है। पहले तो ये सोचते हैं कि भारत बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में देखते हैं कि यहाँ तो सब जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं वो पहले से ही बैठे हुए हैं, यानी और जो यूरोपीय हैं वो भी यहाँ पर घुस आए हैं। तो ऐसे में हमें इस प्रकार का क्षेत्र खोजना चाहिए जो कि मेरे लिए सिर्फ हो, मतलब एक छत्र हम वहाँ पे शासन कर सके। तो ये ब्राज़ील वाले इलाके की ओर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं, पूरब से पश्चिम। तो जब यहाँ से रुचि कम होने लगती है तो यहाँ पे इनकी पकड़ भी कमज़ोर होने लगती है। इसके बाद अगले पैराग्राफ को आप देखेंगे तो इसमें कहा गया कि भारतीय वाणिज्य पर पुर्तगालियों का जो प्रभाव था वो किस प्रकार का था। तो काली मिर्च जो कि इन्हें सबसे पहले यहाँ पर खींच लाता है और बहुत मुनाफा इससे होता है, वो तो है ही है। उसके अलावा शस्त्रास्त्र यानी शस्त्र और अस्त्र, गोला बारूद, और इसके अतिरिक्त क्या, घोड़े का व्यापार, ये सब चीज़ें जो थी इन पर पुर्तगाली अपना कब्जा करते थे। अन्य जो वस्तुएं थी उनके व्यापार के लिए जहाज़ों हेतु पुर्तगाली कॉटेज यानी जो अनुमति पत्र है उसको प्राप्त करना अनिवार्य होता था, और पूर्वी तथा अफ्रीका की ओर ले जाए जाने वाले जहाज़ों पर गोवा से होकर जाने का दबाव डाला जाता था ताकि पुर्तगाली उसकी निगरानी कर सके। मतलब समुद्र पर इन्होंने पूरा नियंत्रण स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया था। उसके बाद आप देखिए निषिद्ध माल के व्यापार के लिए जो संदेहास्पद जहाज थे उनकी तलाशी पुर्तगालियों ने आरंभ कर दी। मतलब ऐसा कोई सामान तो बाहर नहीं जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए, मतलब इनके हिसाब से, तो उसके लिए वो तलाशी लेते थे। एशियाई व्यापार में प्रचलित तौर तरीकों में मामूली परिवर्तन होता है, और गुजराती अरबी व्यापारियों का चावल, चीनी, मसाला, रेशम आदि के अधिकार, मतलब आदि का जो व्यापार होता है उस पर अधिकार बना रहता है, मतलब उसको छीना नहीं जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, वो अधिकार बना रहता है सिर्फ निजी तौर पे, लेकिन जब ये बाहर उसको बेचना चाहते हैं या बाहर से क्रय करना चाहते हैं तो वहाँ पर पुर्तगालियों की परमिशन ये कंपलसरी है। इसके बाद आप नीचे देखिए, इसमें और भी बातें हैं। भारत और जापान के बीच में व्यापार की शुरुआत होती है। ये प्रश्न बन सकता है, मतलब भारत और जापान के बीच में व्यापार ये किस दौर में शुरू होता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं जापान से तांबा और चांदी का आगमन होता है। ये दोनों चीज़ें आप देखिए। पुनर्जागरण प्रेरित जो तकनीकियाँ थीं उससे भारत आगमन पुर्तगालियों के द्वारा नहीं, ये कुछ वाक्य जो है टेढ़ा है, इसको जाने दीजिए। कुल मिलाकर पुनर्जागरण की जो गतिविधियां चल रही थी उसका भारत के समाज पर तो असर पड़ ही रहा था। तो इससे क्या होता है कि जो धर्मांतरण पुर्तगालियों के द्वारा या जितने भी यहाँ पे यूरोपीय हैं
वो जब धर्मांतरण करवाते थे तो उसमें अपने धर्म के प्रति जो लगाव है लोगों में वो जागृत होता था और यहाँ विद्रोह भड़कता था। इसके बाद आप देखिए मध्य अमेरिका से आलू मक्का, मध्य अमेरिका यानी जो अमेरिका का मिडिल पार्ट है वहाँ से आलू मक्का तंबाकू इत्यादि इसका भारतीय वाणिज्य में प्रवेश होता है। यानी भारतीय जो कॉमर्स या कॉमर्शियल सेक्टर है उसमें ये सभी चीज़ें बाहर से विदेशी चीज़ें आ जाती हैं। ये अपने देश की नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आप डचों को देखेंगे। पुर्तगालियों के बाद जो अगला नंबर है वो डचों का है। और दूसरी यूरोपीय शक्तियों जैसे कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनकी तुलना में भारत में डचों की उपस्थिति काफ़ी छोटे समय तक रहती है। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं और अंत में इनका पतन करने वाले अंग्रेज थे। यहाँ आप देखिए कि आए कहाँ से थे, तो नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये नीदरलैंड के थे, इनका जो मूल क्षेत्र था वो नीदरलैंड था और ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 1602 में होती है। और यह व्यापक जो वित्तीय संसाधन थे और राज्य संरक्षण के कारण पूरब में अपना प्रभाव फैलाने में सफल होते हैं। मतलब इनके पास जो इकोनॉमिकल सपोर्ट था या वित्तीय संसाधन थे वो काफ़ी अच्छे खासे थे और उसके साथ साथ इनका संरक्षण भी, जो मतलब राजकीय संरक्षण इन्हें प्राप्त था, वो भी काफ़ी मजबूत था। और यही कारण होता है कि ये पनपते बहुत तेजी से हैं, फैलते बहुत तेजी से हैं। डचों ने पूरी 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के प्रभाव को हटाकर पूरब में मसाले के व्यापार पर अपना एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। उसमें काली मिर्च भी आती है। काली मिर्च क्या है? गरम मसाले का हिस्सा है, आप जानते ही हैं। तो ये पूरा जो मसाले का व्यापार था उस पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया और ये समय था 17वीं शताब्दी। मतलब एक समय ये पूरी तरह से छा गए थे, हावी हो गए थे, लेकिन वैसे ही इन्हें साफ होते भी समय नहीं लगा। इसके बाद आप आगे देखिए तो इसमें अगली लाइन दी हुई है कि भारत में डचों के जो मुख्य कारखाने थे, कारखानों से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसमें मसूलीपट्टनम है, ये 1605 का है। उसके बाद आप पुलिकट को देख रहे हैं, 1610 का है। सूरत को देख लीजिए, 1616। इसके अलावा वीमलीपट्टनम ये जो है ये 1641 का है। इसके बाद करिकाल है तो ये 1645 का है। चिंसुरा को देखिए, यहाँ जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की तारीखें हैं वो दी हैं, तो चिंसुरा की जो डेट है वो 1653 है। कासिम बाजार, इसके अलावा बड़ा नागौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 और कोचीन जो है वो 1663। ये सब स्थल हैं जहाँ पे डचों के कारखाने स्थापित होते हैं। और अंग्रेजों और डचों के बीच में प्रतिस्पर्धा मूल रूप से होती है क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को अब तक खदेड़ दिया था। मतलब डच इनके ऊपर हावी हो गए थे, लेकिन डचों को परेशान करने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो ब्रिटिशर्स थी और इन दोनों के बीच में टकराव होता था। तो यहाँ आप देख लीजिए कि डचों की पराजय और उनका ध्यान मलय द्वीप समूह की ओर केंद्रित होने से भारत में डच शक्ति के पतन का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। मतलब ये हार जाते हैं, आपने देखा ही, यहाँ वेदरा का युद्ध होता है, हार जाते हैं। उसके बाद इनकी शक्ति का एक तरह से पतन तो हो ही जाता है हारने के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट है वो घटने लगता है पुर्तगालियों की तरह। जैसे पुर्तगाली ब्राज़ील की ओर आसक्त हो गए थे, वैसे ही इनका जो इंटरेस्ट था वो मलय द्वीप समूह, जो मसालों वाला द्वीप था, मतलब वहाँ मसालों की पैदावार ज़्यादा होती थी, तो उसकी ओर ये आकर्षित हो जाते हैं। तो भारतीय क्षेत्र को ये छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे डचों का जो व्यापारिक घटनाक्रम है उसको जरा देख लीजिएगा। 1581 में, यहाँ आप देख रहे हैं 1581 में डचों ने स्पेन से स्वतंत्रता की प्राप्ति की, स्पेन से ये आज़ाद हो गए और 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। तो बहुत तेजी से ये अपनी तरक्की करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुर्तगालियों को ये बेंटम में पराजित कर देते हैं, मलक्का के द्वीपों पर अधिकार कर लेते हैं, समय है 1605, और पुर्तगालियों को ये अम्बोयना द्वीप में पराजित करते हैं। 1605 के बाद 1609 में चले आते हैं तो हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना होती है। हॉलैंड एक्सचेंज बैंक जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। 1614 में क्या होता है तो क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, इसकी स्थापना होती है। इसके साथ साथ 1619 ये जकार्ता वाला जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लेते हैं और प्रसिद्ध राजधानी बटाविया की स्थापना करते हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं इसमें 1632 तो बंगाल का जो हुगली है वहाँ से भी ये पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ देते हैं। हुगली वाला क्षेत्र पुर्तगालियों के शिकंजे में था और यहाँ पे वो लूटपाट करते थे। तो हुगली क्षेत्र से शाहजहां ने पुर्तगालियों को खदेड़वा दिया था, मतलब भगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार फैलाए हुए थे और जो जाता था उसको लूट लेते थे। तो यहाँ से भगाने का काम तो ये पहले ही हो चुका था, लेकिन यहाँ से पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ने का काम ये डचों ने किया। 1641 को आप देखेंगे तो 1641 में यहाँ देखिएगा, देखिए मलक्का पे इनका पूरा कब्जा हो जाता है। मलक्का वाला जो पूरा क्षेत्र है उस पर काबिज हो जाते हैं। श्रीलंका से पुर्तगालियों को ये खदेड़ देते हैं, मतलब जितने द्वीपीय क्षेत्र हैं यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के, उनसे ये पुर्तगालियों को साफ करने लगते हैं। और उसके बाद 1663 कोचीन पर इनका कब्जा हो जाता है। पुर्तगालियों की शक्ति को एकदम से सिकोड़ देते हैं। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण के तौर पे एक कारण ये भी है कि ये डचों से पराजित होते हैं। इसके बाद अब चलते हैं अंग्रेजों की ओर। ये संघर्ष लगातार चल रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर राज्य कौन करेगा, मतलब ये सफल होंगे या नहीं होंगे। ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई थी कि ये रूल करेंगे, मतलब ये जाने वाले नहीं है इतनी आसानी से, जितने भी यूरोपीय हैं। लेकिन इनमें से फाइनल किसका है, मतलब फाइनल जो मुकाबला है उसको जीतेगा कौन, इसमें फैसला ही नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो 1700 वाला समय है, मतलब 1750 के बाद गतिविधियाँ बहुत तेज हो जाती हैं। तेजी से जो पन्ने हैं वो पलटने लगते हैं इतिहास के और समय बदलने लगता है और एक एक करके ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये पीछे हटने लगती हैं और एक चेहरा सामने आने लगता है जो कि ब्रिटिशों का है, अंग्रेज़ों का है।
और अंत में ये फैसला हो जाता है, मतलब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद कोई रास्ते में बचता ही नहीं है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे अंग्रेजों के बारे में कहा जाए तो ड्रेक की पूरे विश्व यात्रा, यहाँ आप देख रहे हैं ड्रेक की पूरे विश्व की यात्रा, और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी जो 16वीं शताब्दी का अंतिम समय था उसमें शक्तिशाली स्पेनी अरमेडा पर अंग्रेजों की विजय, इस प्रकार की जो 2 घटनाएं थी उसने ब्रिटिश वाणिज्यिक उद्यम को बढ़ावा दिया। पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में जितने भी देश थे वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, उनमें आपस में भी टकराव होता था और इसका परिणाम भारत में इनके शासन पर पड़ता था। तो यहाँ आप देख लीजिए। और उसके बाद ये कहा गया कि महारानी एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ फर्स्ट हैं ये, और इनके द्वारा एक चार्टर जारी किया गया, मतलब एक आज्ञा पत्र या अधिकार पत्र जारी किया गया। और उसमें यहाँ ध्यान से आप देखेंगे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कि यहाँ पे नाम था, शीर्षक के तौर पे आपको पता होना चाहिए, द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। मतलब ये गवर्नर एंड कंपनी है जो कि ट्रेड करने के पर्पज से ईस्ट इंडीज वाला जो क्षेत्र है, मतलब ईस्ट इंडिया वाला पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, वहां पर आने वाली, इसका नामकरण उसी आधार पर किया गया। तो इसका नाम याद रखना है आपको। इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब महारानी की अनुमति प्राप्त होती है, लेकिन ये कंपनी है प्राइवेट, मतलब ये व्यापारियों का पूरा एक दस्ता था, और प्राइवेट होने की वजह से ही ये अपना काम बहुत जी जान से करते हैं। आपने देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो काम में एकदम जो कसा रुख है या कड़ा रवैया होता है, अनुशासित ढंग अपनाते हैं, उसकी तुलना में सरकारी काम ढीला ढाला होता है। तो यहाँ वही चीज़ है, ये प्राइवेट थे और इसीलिए काम इनका जो था वो तगड़ा था। उसके बाद कैप्टन थॉमस बेस्ट की आपने देखा पीछे कि ये पुर्तगालियों पर जीत हासिल करता है। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया? सूरत में। और तत्पश्चात यहाँ पे सर थॉमस रो का नाम आता है। तो सर थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और बड़ौज में कारखाने स्थापित करने की जो परमिशन है वो तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से मांगी थी, यानी शहजादा सलीम, जो कि अब राजा बन गया था जहांगीर। इसके बाद पुर्तगाली दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से मुंबई प्राप्त करने से यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। मतलब पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पे दहेज दिया जाता है, जो वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं विदेश में यानी यूरोप में, उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। यहाँ देख लीजिए इनकी जरा दादागिरी। ये आए हैं बाहर से, भारत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ फायदा कमाने आए हैं, लूटने आए हैं। और यहाँ आकर ये भारत की ही जमीन को दहेज के रूप में एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा नालायकी क्या हो सकती है? खैर फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे ये करते क्या है, जो मुंबई वाला क्षेत्र था उसको दहेज दे देते हैं। मतलब पुर्तगालियों से ये दहेज में प्राप्त होता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, ये जो दहेज में मिला हुआ मुंबई है इसको 10 पाउंड के नाम मात्र के वार्षिक किराए पर, यानी सालाना इसके लिए किराया कितना अदा करना था? सिर्फ 10 पाउंड, जो कि इनके लिए काफ़ी छोटी राशि थी। इतने किराए पर अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। मतलब ये भी अंग्रेज थे, ये राजा थे और ये प्राइवेट कंपनी थी। तो व्यापार के लिए ये जो पूरा क्षेत्र था ये अंग्रेजों को दे दिया कि भाई ये हमारा इलाका है, दहेज में मिला है, इसका इस्तेमाल करो। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए पूर्वी तट पर अंग्रेजों का जो मुख्यालय था उसके तौर पे मसूलीपट्टनम को फोर्ट सेंट जॉर्ज सहित जो मद्रास क्षेत्र था वहां से प्रतिस्थापित कर दिया गया। और मद्रास को चंद्रगिरी के प्रमुख ने 1639 में अंग्रेजों को सौंप दिया। कलकत्ता शहर की अगर बात की जाए तो इसका जन्म बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांव, बंगाल में जो मुगलों के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट व्यक्ति था उसके द्वारा यहाँ पे परमिशन प्राप्त होती है कि भाई 3 गांव जो है वो आपको दिए जाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम करिए। तो 3 गांव कौन कौन से थे? एक तो सूतानती था, गोविंदपुर था और कालीकत था, मतलब ये कलिकाता कहा जाता था। तो इसके विकास, मतलब इनको आपस में मर्ज कर दिया गया और इसका डेवलपमेंट कुछ ऐसे किया गया। यहाँ किलेबंदी आदि की गई। किलेबंदी जो की गई थी, यहाँ पे कहा गया है ना, किलेबंदी जो बसावट थी उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। तो ये सब फोर्ट विलियम वगैरह की स्थापना होती है, तो ये पूरा एक नगर के तौर पे डेवलप होता है और इसी को कलकत्ता कहा जाता है। और 1911 का जो दिल्ली दरबार आयोजित होता है उसमें कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को हस्तांतरित कर दिया जाता है और उसके बाद राजधानी दिल्ली ही रह जाती, फिर और कहीं शिफ्ट नहीं होती। तो 1911 तक ये भारत में ब्रिटिश शक्ति का केंद्र रहता है क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र था। उसके बाद 1717 में आप देखेंगे यहाँ पे मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान ने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए जो विशेषाधिकार हैं उसको सुनिश्चित किया था। तो ये हमने अंग्रेजों को देखा, कुल मिलाकर अंग्रेज इसमें विजयी सिद्ध होते हैं। इसके बाद आप फ्रांसीसियों को देखेंगे तो फ्रांसीसियों की अगर बात की जाए तो लुई 14वां, यहाँ तो ही लिखा हुआ, लुई 14वें के योग्य मंत्री कालबार्ट ने, जैसा कि आपने पीछे देखा ये सरकारी कंपनी थी, तो यहाँ पे राजा के अधीन जो मंत्री थे उन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। तो कालबार्ट नाम के जो इनके मंत्री थे उनके द्वारा 1664 में स्थापित होती है। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम है कंपनीज डेस इंडेस ओरिएंटलेस, ये अच्छा सा नाम है इनका। तो इसकी नींव रखी जाती है 1664, याद रखिएगा। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपने मुख्यालय के तौर पे विकसित किया। जैसे गोवा जो था वो पुर्तगालियों का केंद्र था, कलकत्ता जो था वो अंग्रेजों का केंद्र बन गया, वैसे ही फ्रांसीसियों का जो केंद्र था वो पांडिचेरी था। और इसकी अनुमति फ्रैंकोइस मार्टिन, मसूलीपट्टनम कारखाने के निदेशक को, जो यहाँ पे कोंडापुरम के गवर्नर थे, शेर खान लोधी उस समय यहाँ पे गवर्नर थे, उनके द्वारा दी जाती है। और अनुमति की जो डेट है उसको आपको ध्यान रखना है, ये है 1673। उसके बाद
जो फ्रांसीसी थे उनको डच और अंग्रेजों के विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब फ्रांसीसियों का रास्ता इतना आसान नहीं था। एक तो ये सबसे बाद में आते हैं, तो जो बाद में आएगा वो जितना बचा है उतना ही प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो और अधिक उसे अगर प्राप्त करना है तो जो पहले से लेकर बैठे हुए हैं उनके साथ लड़ना पड़ेगा। ये स्वाभाविक बात है। तो वही होता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इनकी कंपनी जो है ये 1720 में परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडिया के तौर पे स्वीकार की जाती है। कुल मिलाकर जो सरकारी समस्याएं हैं वो तो रहती ही हैं, आर्थिक समस्या भी इनके साथ जुड़ जाती है। मतलब ये पैसे को मनमाने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी जवाबदेही थी सम्राट को। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा इनकी थी वो पहले से ही काफ़ी तगड़ी थी, लोग यहाँ जड़ जमा चुके थे तब ये आते हैं। तो ऐसे में इनका रास्ता आसान नहीं था। इसके बाद आप देखिए यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लिनोइर और डुमास। इसने भारत में 1720 और 1742 के बीच में फ्रांसीसी शक्ति को सुदृढ़ किया, और बंगाल, कोरोमंडल और मालाबार तट जो थे उसमें अन्य कारखाने स्थापित करने के लिए जो स्वीकृति है उसको प्राप्त किया। तो ये कुछ कहानी है। अब यहाँ पर होता है संघर्ष। आपने जैसा देखा पीछे डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली और डचों के बीच में हुआ। अब आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं उनके बीच में संघर्ष होता है, और अंत में वांडीवाश 1760 में ये पूरी तरह से वाश हो जाते हैं, यानी धुलाई हो जाती। फिलहाल देखते हैं कैसे। तो अपने अपने वाणिज्यिक हितों के संरक्षण और विस्तार के लिए पहले तो अंग्रेज कुछ खास ध्यान नहीं देते। ये पहले से आए रहते हैं, और ये बेचारे 64 में आते हैं, मतलब इनकी जो डेट है वो बाद की है। लेकिन आते हैं तो बहुत तेजी से डेवलप भी होते हैं। संघर्ष भले ही नहीं करना पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट भी तेज होता है। और देखते देखते जो दक्षिण वाला इलाका है वहाँ पे ये जानी मानी शक्ति हो जाते हैं। अब जब इनका नाम हो जाता है तो उसके बाद टकराव होना सुनिश्चित था, तो अंग्रेजों के साथ होता है भाई। और इसमें देखिए भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। मतलब ये आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि इनके हितों का मतलब फायदे वाला जो मुनाफा वाला क्षेत्र था उसको लेकर खींचतान होती। कर्नाटक और यूरोप में राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें अपने दावे करने का बहाना प्रदान कर दिया। कर्नाटक और यूरोप में एक साथ वहाँ पे घटनाक्रम चल रहे थे। कर्नाटक में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो डामाडोल हो रही थी, साथ ही साथ यूरोप में उस समय अस्थिरता फैली हुई थी। तो यहाँ पे इन्हें एक बहाना मिल जाता है आपस में लड़ने का और अपना अपना अधिकार सिद्ध करने का। परिणाम ये होता है कि 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं। कर्नाटक इनकी युद्ध भूमि बनता है, लेकिन असली जो मामला था वो बाहर का था। ये बाहरी जो विदेशी गतिविधियां होती थी उनसे प्रभावित होकर लड़े जाते थे। इसके बाद 1740 में जो कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, इसमें यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी शत्रुता का विस्तार होता है। मतलब वहाँ पे ये लड़ रहे होते हैं, उसी का नतीजा यहाँ पे मतलब एक तरह से जो प्रीव्यू है वो दिखाई देता है। और इसकी समाप्ति 1740 की जो एक्सला चैपल की संधि है उससे होती है। इसके बाद दूसरे कर्नाटक युद्ध को आप देखेंगे तो इसकी जो डेट है वो 1749-54 वाली है। पहले कर्नाटक युद्ध की तरह से ये भी अनिर्णायक रहता है, मतलब संधि हो गई, कोई समझौता वगैरह हो गया, लेकिन फैसला नहीं हुआ। और इसमें अंग्रेजों के मुकाबले दक्षिण भारत में फ्रांसीसी जो शक्ति है वो कमजोर पड़ने लगती है। मतलब ये टकराते हैं आपस में, और धीरे धीरे करके ये जो टकराव है ये फ्रांसीसियों को कमजोर करता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758-63 वाला है, और उसके बाद होता है, यहाँ आप देख रहे हैं बीच में ही वांडीवाश का युद्ध होता है। 1760-61 का समय है, 1760-61 का समय है। और ये जो युद्ध है ये निर्णायक होता है। इसमें यूरोप के जो संघर्ष की गूंज है वो यहाँ तक दिखाई देती है, और भारत में फ्रांसीसियों के राजनीतिक भविष्य पर यहीं से लगाम लग जाती है, और ये सिद्ध हो जाता है कि अब अंग्रेज ही यहाँ पर भारत के स्वामी बनेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो स्थानीय सत्ता है वो बाधा बनती है। स्थानीय सत्ता कौन? तो मुगल और जो नवाबी यहाँ स्थापित हो गई थी उत्तर मुगल काल में, जैसे कि अवध के नवाब हैं या बंगाल का नवाब है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये रास्ते में कांटा बनती है, इसीलिए होता है बक्सर का युद्ध, तो उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण हो सकता है। देखिए फ्रांसीसी असफल क्यों होते हैं, यहाँ एक प्रश्न उठता है, और ये मेंस में बहुत बार पूछा जाता है। ये तो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये मेंस एग्जामिनेशन में भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि डाटा तो आपको वहाँ भी चाहिए। तो ये प्रश्न आता है कि अंग्रेज इतने सफल क्यों होते हैं इन सारे यूरोपियों में। बाकी जो है वो भी तो प्रयास करते हैं, उन्हें भी संरक्षण प्राप्त होता है, और वो एक समय हावी भी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो अंग्रेज हैं वो एकदम से उभर आते हैं। ये क्या कारण है इसके पीछे, इनकी कौन सी रणनीतियाँ थी। तो आपको ये जानना होगा कि पहले जो इनके शत्रु थे यानी इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनकी असफलता का क्या कारण है। उनकी असफलता में आप इनकी सफलता का कारण आराम से खोज सकते हैं। तो देखिए फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण हो सकता है। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास कुछ असाधारण रूप से कुशल नेतृत्व था, बेशक था। आपने देखा कि जो सहायक संधि अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग डुप्ले ने बहुत पहले ही कर लिया था, और डुप्ले बहुत ही बेजोड़ शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, भले ही वो असफल रहता है। और ये सहायक संधि वो करता है, तो इसका जो प्रयोग है वो अंग्रेज बाद में अपने तरीके से करते हैं, जैसे वेलेजली के द्वारा। फिलहाल यहाँ पे कुशाग्र नेतृत्व था वो इनके पास था। नेताओं विशेष रूप से काउंट डी लाली, यहाँ आप देखिए इसके द्वारा की गई कुछ सामरिक भूलों के कारण अंग्रेजों से ये पराजित हो जाते हैं। इनके जो सेनापति थे या इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कुशल तो थे, कुशाग्र भी थे, लेकिन उनके सामने एक कमजोरी थी, वो आमने सामने युद्ध करने में थोड़ा सा डरते थे। कहने का मतलब ये, जैसे आपने देखा कि डुप्ले था, तो डुप्ले के समय में वो सेना को भिड़ा देता था और अपने बैठकर तमाशा देखता था, मतलब वो उसे लीड नहीं करता था। और आप खुद सोच लीजिए कि जो लीडर है वही गायब हो जाए और सेना को आगे कर दिया जाए, तो इसमें जीतेगा कौन। नेतृत्व बहुत जरूरी होता है। नेता अकेले नहीं लड़ता है, लेकिन वो लड़ने में मदद करता है, लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
तो यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद ये कहा गया कि अन्य कारणों में फ्रांस के सम्राट की जो असंगठित नीतियां थी, मतलब फ्रांस में जो राजशाही थी उसमें भी कुछ यहाँ अस्थिरता थी, जिसका कि परिणाम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को झेलना पड़ता है। फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्यिक प्रेरणा का अभाव था। मतलब जैसे आप देखते हैं कि बाकी कंपनियां जो थी वो प्राइवेट थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो प्राइवेट कंपनी के थे, तो उनके अंदर एक प्रेरणा थी कि हमें डेवलप होना है, हमें तरक्की करनी है, हमें ज़्यादा मुनाफा कमाना है, और इसके लिए वो जी जान से अपना काम करते थे, दोहन करते थे, शोषण करते थे। फ्रांसीसियों के पास ऐसा कुछ नहीं था, वो वेतनभोगी थे, सरकारी कंपनी थी, और यहाँ वाणिज्यिक प्रेरणा के नाम पर सिफर था, कुछ नहीं था। और अंग्रेजी सरकार का मजबूत समर्थन और उनका बेहतरीन जो वाणिज्यिक यहाँ पे आधार है, वो ब्रिटिशों की सफलता का कारण बनता है, और इसी वजह से फ्रांसीसियों पर अंग्रेज हावी हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ विचार हैं जिन्हें कि आप देखते चलिए। तो कुछ यहाँ पे जो इतिहासकार हैं उनके विचार हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य और इसके साथ साथ मराठों का हिंदुस्तान पर आधिपत्य, ये भारतीय साम्राज्य के केंद्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण ढह जाता है, और सैन्य और राजनीतिक पंगुता के रूप में, यानी लाचारी के रूप में भ्रष्टाचार ने स्वयं को प्रकट कर लिया, और देश स्वयं की रक्षा नहीं कर सका। राज परिवार भ्रष्ट और अल्पबुद्धि था, कुलीन, स्वार्थी और अदूरदर्शी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो कुलीन लोग थे, राज सत्ता से जुड़े लोग थे, वो स्वार्थी और अदूरदर्शी थे। भ्रष्टाचार, अदक्षता, धोखेबाजी ने लोक सेवा की सभी शाखाओं को कलंकित कर लिया, और इसकी छीणता और असमंजसता के बीच में हमारा साहित्य, कला और यहाँ तक कि सच्चा धर्म भी नष्ट हो गया। ये कथन किसका है? ये JN सरकार का है। यहाँ सुनने में थोड़ा सा ये ज़्यादा कठोर मालूम होता है, मतलब एकदम तीखे स्वर में आलोचना की गई है, लेकिन सही बात है। जो मुगल सम्राट पहले वाले थे, औरंगजेब तक, वहां तक नीतियों में कुछ गनीमत थी। हालांकि औरंगजेब की नीतियां खुद ही बहुत कट्टरपंथी वाली थी और बहुत सही नहीं थी, और पतन की नींव वहीं से पड़ जाती है, लेकिन वहां तक स्थिति नियंत्रण में थी। उसके बाद के जितने भी सक्सेसर होते हैं सबके सब निकम्मे थे, ये ईमानदारी की बात है, इसको कोई मानना चाहे या ना मानना चाहे, लेकिन इतिहास मानता है। और यही कारण होता है कि बाद में स्थिति जो थी उनकी, चाहे राजशाही की स्थिति हो या भारतीय पूरे क्षेत्र जिस पर कि इनका कब्जा था उसकी स्थिति हो, एकदम से बदहाल हो जाती है, और इसका फायदा यूरोपीय उठाते हैं, वही लिखा हुआ है। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य के ढहने पर उठे विद्रोहों के लिए विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, और यहाँ हमारी मुख्य चिंता ये है। अब चिंता क्या है, आइए देखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी, यहाँ आप देख रहे हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था, पूर्वार्ध वाला समय था, मतलब 17वीं शताब्दी पूरी और जो 18वीं शताब्दी थी उसका जो पहले वाला पूर्वार्ध का मतलब क्या, शुरुआती दौर था। उसमें सत्ताओं को क्या कहना पड़ा और क्या दिखाई पड़ेगा, इसे किसी भी कीमत पर खलबली या काया पलट के आर्थिक और प्रशासनिक कारणों द्वारा भारी संचित तथ्यों के सामने रखा, और धार्मिक प्रतिक्रिया या राष्ट्रीय चेतना को बेहद कम जाना, जो कि मुगल साम्राज्य के विनाश का कारण बनता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जवाबदेही नहीं थी। इस वाक्य का मतलब यही है, यहाँ थोड़ा सा इसे अलंकारिक भाषा में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका कारण यही है कि मतलब इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये लोग भविष्य देखते नहीं थे, दूरदर्शी नहीं थे, भविष्य को देखने की अंतर्दृष्टि इनके अंदर नहीं थी। ये सिर्फ वर्तमान में जीते थे, और ज़्यादातर इसमें से विलासी थे। वो भोग विलास में डूबे रहते थे, अपने काम से काम रखते थे। जैसे आप देखेंगे कि लाल कुंवरी नाम की वैश्या के अधीन है, या रंगबाजी में डूबे हुए हैं मोहम्मद शाह रंगीला, इस प्रकार के अनेकों थे। तो इस प्रकार से शासन नहीं चलता है। इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा साम्राज्य अगर आपको चलाना है तो उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा, भले ही आपके काम करने वाले ढेरों कार्यकर्ता हो। तो वो राष्ट्रीय चेतना का इनमें अभाव था, और ये पतन का कारण बनता है, वही कहा गया है। और ये इरफान हबीब का कथन है, जो कि यहाँ पे कहा गया है। इसमें इनकी किताब का नाम है, ये पुस्तक का नाम है, और ये इतिहासकार हैं। तो किताब का नाम भी आपको याद रखना है, द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसके बाद नीचे पैराग्राफ फिर से एक बार बदला है, और ये एक अगला कथन है जो कि सतीश चंद्र का है। इनकी किताब आप NCERTs जो है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसे भी इनकी जो लिखी हुई बुक है वो भी आप पढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो मुगल साम्राज्य जो था, इसके विखंडन की जड़ें मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर व्यापार, उद्योग और वैज्ञानिक जो विकास था उसके गतिरोध या गतिहीनता, बढ़ता वित्तीय संकट जिसने कि जागीरदारी व्यवस्था के संकट का रूप ले लिया था, और राज्य की गतिविधि प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना, कुलीनों की राज्य की सेवा में बने रहना, और परिस्थिति में महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए जो गुटबाजी है उसको करना और आपस में ही युद्ध करते रहना, ये सब असफलता के कारण है। तो ये सब रीजन यहाँ पे गिनाए गए हैं, एक एक करके आप इन्हें देख सकते हैं। और कुल मिलाकर ये होता है कि मुगल सल्तनत अंदर से कमजोर पड़ने लगती है। इसमें भोग विलास वाली प्रवृत्ति मुगल शासकों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, पहले भी रहती है, पहले भी ये बेहिसाब खर्चा करते हैं। आप देखिए शाहजहां, इमारतें बनवाने का इन्हें शौक था, और बेशक इस समय जो बनवाई हुई इमारतें हैं वो हमारी धरोहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए खर्चा भी तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि इफरात कमाई है, राजा है तो क्या हुआ, बादशाह है तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि कारों का खजाना गड़ा हुआ है और जब मन किया तब खोद के निकाल लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो राजकोष है वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगता है। शाहजहां के समय से ही वो डिक्लाइन होने लगता है। औरंगजेब तक आते आते उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाती है, और उसके बाद फिर पूछना ही क्या है। और औरंगजेब के बाद जितने भी यहाँ पे सक्सेसर होते हैं वो सब
अय्याश टाइप के होते हैं, मतलब उनके अंदर लूटने की या भोग विलास की प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें से कुछ योग्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। और साथ ही साथ ये प्रवृत्ति भी है इसमें, आप देखिएगा कि जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हैं उनके पीछे शासन की बागडोर संभालने वाले कोई दूसरे आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो किंग मेकर्स हैं उनके नाम पढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, राजा बनाने का काम करते हैं। अब ये जो एकदम से अयोग्य शासक होते हैं, जैसे रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, इस प्रकार के लोगों को राजा बना देते हैं, फिर मार भी डालते हैं। तो ये अस्थिरता अंदर ही इन्हें खोखला बना देती है और बाहर से यूरोपीय शक्तियां हमला कर देती हैं, तो एकदम से यहाँ विघटन हो जाता है। वही दिया हुआ है। इसके बाद आप आगे चलिए, ये सतीश चंद्र का कथन है और इनकी जो किताब है उसका नाम देख लीजिएगा, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। ये 1707 से लेकर 1740 का पूरा दौर है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे सारांश प्रस्तुत किया गया है। कोई भी लंबी बात जब हम करते हैं, लंबी चौड़ी कहानियां कहते हैं, तो उसके बाद सारांश जानना आवश्यक होता है, नहीं तो दिमाग से सब कुछ हवा हो जाता है। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन आंतरिक कमजोरी और बाहरी चुनौतियों के कारण, मतलब यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि जो मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य था पूरा, इनका पतन क्यों होता है। एक तो अंदर से ये कमजोर होते हैं, अंदर से कमजोर क्यों होते हैं उसका कारण अभी आपने सुना, और बाहर से जो चैलेंजेस इन्हें मिलते हैं वो यूरोपियों के द्वारा मिलते हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, इन सब के द्वारा समय समय पर चुनौतियां दी जाती हैं। तो यही सब इनके पतन का कारण था। औरंगजेब की जिम्मेदारी, यहाँ पे आप देखिए, औरंगजेब की जो जिम्मेदारी थी और इसकी जो नीतियां थी, मतलब धार्मिक और दक्कन नीतियां, दक्कन के लिए जो पॉलिसीज ने अपनाई वो सर्वथा इसके लिए कब्र साबित होती है। और उसके साथ साथ धार्मिक नीतियां पूछना ही क्या है, कट्टरपंथी की एकदम अति थी। ये सही है कि आप इस्लामिक हैं और इस्लाम का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसको दूसरों पर अगर थोपेंगे तो कोई दूसरा कितने समय तक बर्दाश्त करेगा। या अगर आप सनातन सभ्यता को मानने वाले हैं, एकदम कट्टर हिंदू हैं, और अपना हिंदुत्व आप ले जाकर दूसरे धर्म के लोगों पर थोपेंगे तो वो कहाँ तक उसे सहन करेंगे। तो इसलिए धार्मिक सहिष्णुता हमेशा कारगर होती है, चाहे आप हिंदू धर्म को मानते हो या आप मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म को भी तवज्जो दीजिए। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं मानता था। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे कमजोर उत्तराधिकारी, औरंगजेब के बाद जितने भी इसके पुत्र या उत्तराधिकारी होते हैं वो उतने मजबूत सिद्ध नहीं होते हैं जैसे कि शासन को आवश्यकता थी। इसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, इसके जो बेटे थे वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद उत्तराधिकार का जो स्पष्ट और सुनिश्चित नियम था उसका अभाव होता है, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं बना रहता है जिसके आधार पर सक्सेसर को अपॉइंट कर दिया जाए। मुगल सेना जो थी उसमें कुलीन वर्ग एक पैदा हो गया था, अमीर जो कहे जाते हैं, और अमीरों का इतिहास काफी काला है, आप जानते हैं। जैसे आपने देखा कि इल्तुतमिश के समय में दल चालीसा गठित होता है, उसी के द्वारा गठित किया जाता है, और वो भी अमीर जो तुर्की सरदार थे उन्हीं का गुट हुआ करता था। और ये तुर्की सरदार इस प्रकार का यहाँ जड़ जमा लेते हैं और शिकंजा बना लेते हैं कि इल्तुतमिश के किसी भी उत्तराधिकारी को चलने ही नहीं देते हैं, मतलब टिकने ही नहीं देते हैं। रजिया तक जैसी जो योग्य शासिका होती है उसको भी एकदम तबाह कर देते हैं। और अंत में स्थिर साम्राज्य तभी होता है जब इन्हीं में से एक राजा बनता है, यानी बलबन। तो वो कंडीशन यहाँ भी क्रिएट हो गई थी। हालांकि वैसा दल चालीसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो अली बंधु और खान बंधु आप देखते हैं, कुल मिलाकर किंग मेकर, इस प्रकार के अनेकों अमीर खड़े हो गए थे। तो ये सब चीजें यहाँ कमजोर करने वाली बात है। इसके अलावा मराठे जो थे वो एक्टिवेट हो गए थे, मतलब औरंगजेब ने क्या किया था, इन्हें छेड़ दिया था, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया था। अब ये मधुमक्खियां जो है ये उड़ने लगी थी और इनका जो रुख है वो उत्तर की ओर हो गया था। इसके बाद आर्थिक संकट, और मराठे बहुत जुझारू थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आर्थिक संकट था, जागीरदारी व्यवस्था एकदम चरम सीमा पर थी। और आप जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि जो गुप्त काल था, मौर्य साम्राज्य जो था वो अखंड था। अखंड इसलिए था क्योंकि उसमें केंद्रीकृत प्रशासन था। और जो यहाँ पे गुप्त काल था उसके अंदर आप देखेंगे कि सामंतों की अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। मतलब राजा तो होता ही था, उसके अलावा सामंत होते थे जिनके पास एक क्षेत्र विशेष होता था जिसके कि वो मालिक होते थे, मतलब उसके वो खुदा होते थे। इस प्रकार का सिस्टम था। बाद में ये सामंत जो होते हैं महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और जैसे ही गुप्त शासक कमजोर पड़ने लगते हैं वैसे ही अपने आप को आज़ाद करके स्वतंत्र शासक बनने लगते हैं, और इससे भारत की एकता नष्ट हो जाती है। वही हाल यहाँ भी है। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो जागीरदारी थी ये बहुत पहले से, मतलब इनाम में या वेतन के तौर पे जागीर देने का जो सिस्टम होता है ये राज्य को बर्बाद कर देता है। इसके अलावा मुगल राज्य व्यवस्था की जो प्रवृत्ति थी वो भी परिवर्तित होती है। अकबर के बाद से उसमें बदलाव होते हैं और औरंगजेब तक आते आते वो एकदम से क्लिष्ट हो जाती है। और उसके बाद के जितने शासक थे उनमें ये मादा नहीं था कि वो इसे परिवर्तित कर सके। उसके बाद देखिए यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपियों का आगमन अपने आप में एक बड़ा कारण खुद ही है। उसके अलावा विदेशी आक्रमण होते ही रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, अहमद शाह अब्दाली और न जाने कितने। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना को आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। किसी भी साम्राज्य, किसी भी देश या किसी भी जो सभ्यता है उसके पतन का एक मूल कारण ये भी होता है कि आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है ही नहीं। देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावनाएं ये हमें एकजुट रहने के लिए प्रेरित करती हैं, और वो यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वंशानुगत जो निरंकुशता है और केंद्रीकृत सरकार है वो भी यहाँ पे एक जटिल कारण बन जाता है, जो कि इनकी तबाही का कारण बनता है। यहाँ तक आपने देखा। अब आप देखते हैं कि जो मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम है, वहां तक आते आते जो स्थानीय शासक थे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करते हैं और खुद को आज़ाद करने लगते हैं। और यहाँ बादशाह की उनको परमिशन भी प्राप्त हो जाती है। बादशाह यहाँ पे उनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, वो परमिशन दे देता है कि भाई आप राजा अलग से हुए।
अब यहाँ आप देखिए कि स्वतंत्र जो क्षेत्रीय साम्राज्य है उनका उदय होता है। 3 श्रेणियां हैं। एक तो उत्तराधिकारी राज्य हैं, जैसे आप हैदराबाद, बंगाल और अवध को देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में। इसके अलावा नए राज्य भी उठकर खड़े हो जाते हैं। मराठे तो पहले से ही थे, सिख, जाट और अफगान, इनका नया जो राज्य क्षेत्र है वो डेवलप हो जाता है। ये कुछ आपने देखा। 3 श्रेणियां हैं, अभी 2 ही आपने देखी है, तीसरी वाली बची हुई है। स्वतंत्र राज्य भी डेवलप होते हैं। स्वतंत्र राज्यों में कौन? तो मैसूर, केरल और राजपूताना, ये अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। जो राजपूताना यहाँ पे दबा दिया गया था या उस पर अपना पूरा वर्चस्व यहाँ बाबर के समय से ही स्थापित कर लिया गया था, तो यहाँ पे वो फिर से एक बार अपना सिर उठा लेता है। और राजपूत भी मराठों की तरह ही जुझारू होते हैं, मरने मारने और आखिरी दम तक युद्ध करने में विश्वास रखते हैं। और एक बात और है कि मराठे और राजपूत, इन दोनों के बीच में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत प्रबल थी। मतलब इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि भारतवर्ष को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन अपने क्षेत्र विशेष में ही अपने स्वतंत्र रहना चाहते थे। आज़ादी की इच्छा इनके अंदर एकदम भरी हुई थी और यही कारण था कि ये एकदम चैलेंजिंग थे, मतलब किसी को भी चुनौती देने में डरते नहीं थे। इसके बाद आप आगे देखें, 18वीं शताब्दी की जो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति थी वो भी यहाँ पे जिम्मेदार है। 18वीं शताब्दी को अंधा युग कहा जाता है। अंधा युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय स्थितियाँ स्पष्ट थी ही नहीं, सिर्फ उलटफेर और युद्ध छिड़ा हुआ था। कुछ भी सामने नहीं था, कुछ भी सार्थक नहीं था। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो अगला हम देखेंगे वो है अवध का समामेलन। समामेलन का मतलब क्या होता है? विलय। तो अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी के जमाने में किया गया। यहाँ पर कुछ भी क्रम से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ जो मुगल काल है उसको पढ़ रहे हैं तो मुगल काल के बाद हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, फिर 1857 पढ़ेंगे, तब जाकर आगे आएंगे। यहाँ हम लोग डलहौजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेलेजली से भी शुरू कर सकते हैं, या भारत छोड़ो आंदोलन में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जितना भी डाटा है वो यहाँ मिल जाए। तो देखिए, इसमें अवध का जो समामेलन है वो हम लोग देखेंगे। ये लंबा सा पैराग्राफ है। आप जानते ही हैं कि जो सहायक संधि होती है, मतलब पहले क्या होता है, अवध में जो नवाबशाही है वो स्थापित होती है। ये मोहम्मद शाह रंगीला का ही जमाना है। और उसके बाद डलहौजी के जमाने में इस पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। और लखनऊ क्षेत्र उस समय अवध प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। अवध का मतलब वर्तमान अयोध्या नहीं, ये बहुत बड़ा इलाका था और लखनऊ इनका केंद्र हुआ करता था। तो ऐसे में 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसमें लखनऊ से जो बेगम हजरत महल का विरोध था वो इसीलिए था। फिलहाल देखिए, तो सहायक संधि के अंतर्गत जाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। और अवध की जो स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा है, यहाँ आप देखिए, वो सादत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई थी। 1724 ये समय था मोहम्मद शाह रंगीला का। ये मुगल सूबेदार था, जैसे चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ ये राजा बनता है हैदराबाद का, मतलब वहाँ निजाम शाही की स्थापना होती है। वैसे ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये शहादत खां है, ये बुरहान उल मुल्क यानी बुरहान शाही जो है इसकी स्थापना होती है अवध क्षेत्र में। तो ये आपने देखा। और ये पहले बयाना का फौजदार था और आगरे का सूबेदार भी रह चुका था। सादत खां के बाद अवध के नवाब मुगल सम्राट के वजीर भी हो जाते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई अलग से आकर आदमी जो है नवाब बन जाता था। ये मुगलों के ही प्रशासन के हिस्से होते थे और ये अपनी महत्वाकांक्षावश यहाँ पे राजा बनते थे और शासन करते थे। और इसलिए ये जो नवाब मतलब ये नवाब यहाँ के होते थे, अवध क्षेत्र के जो नवाब होते थे उनको नवाब वजीर भी कहा जाता था। नवाब वजीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि अवध क्षेत्र यानी अवध प्रांत जो इनका पूरा था उसमें ये नवाब थे, लेकिन हैसियत इनकी क्या थी? मुगल जो प्रशासन था उसमें वजीर की थी, तो इसलिए नवाब वजीर। और मुगल सम्राटों का इन्हें पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नाराजगी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि सादत खां ने 1724 से लेकर 1739 तक रूल किया, इसका जो शासन है। और उसके बाद उसका जो नेफ्यू था यानी भतीजा, और उसके बाद उसका दामाद यानी सन इन लॉ सफदरगंज। यहाँ आप देखिए कि ये भतीजा भी था और दामाद भी था, मतलब ये रिश्ते से भतीजा था और बाद में इसकी बेटी से विवाह कर लेता है। तो ये इनका नाम था सफदरजंग। ये अवध के नवाब वजीर होते हैं। और उसके बाद आप देखिए 1754 तक इनका शासन होता है। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला जो कि बक्सर के युद्ध तक बना रहता है। तो शुजाउद्दौला ये 1754 से लेकर 1775 अवध का नवाब वजीर होता है। और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और इसमें तीनों जो कंबाइंड आर्मी है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होती है। मतलब अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, मीर जाफर का भतीजा, और उसके बाद अगर मुगल बादशाह को आप देखें तो शाह आलम सेकंड था। इन सब की जो संयुक्त सेना होती है वो यहाँ अंग्रेजों से लोहा लेती है लेकिन पराजित होती है। तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद अवध का जो अगला उल्लेखनीय नवाब था वो सादत खां था, मतलब 1798 से 1814। और इसके समय में अवध क्षेत्र जो था उसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी वेलेजली के टाइम में। और जब तक जो अंग्रेज थे उनका मराठों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया तब तक अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा। असल में अंग्रेजों को यह लगता था कि मराठे कहीं आकर काबिज न हो जाए, ये डर था। तो इसलिए विदेशी मामले पर अपना कब्जा करने के लिए सहायक संधि के लिए राज्यों को मजबूर करते थे। इसके बाद अवध का जो अंतिम नवाब था वो आप जानते हैं वाजिद अली शाह थे। और 1856 में डलहौजी का जो समय था, आप देखते हैं कि डलहौजी आता है और वेलेजली के बाद डलहौजी ही है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक विस्तारक कहा जाता है। उसके बाद कोई विस्तार करने का साहस नहीं करता है। तो डलहौजी अलग अलग अपनी नीतियां अपनाकर, खासतौर पे जो गोद निषेध वाली नीति थी उसको अपनाकर राज्यों का विलय अपने अंग्रेजी साम्राज्य में करने लगता है। और अंतिम जो वो विलय करता है
अंतिम जो विलय करता है या राज्य को अपने साम्राज्य के अधीन करता है वो अवध ही था। लेकिन अवध पर जो आरोप लगता है वो कुशासन का था, मतलब यहाँ के शासक जो है वो एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शासन करने योग्य ही नहीं है, और यही कारण है कि इसकी कमान अब ब्रिटिश सरकार को अपने हाथों में लेनी पड़ रही है। ये डलहौजी का तर्क था और इससे असंतोष भड़कता है। इसके बाद देखिए क्षेत्र में शांति कायम होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्राइबल यहाँ पे रिवॉल्ट्स हैं, विद्रोह हैं, वो दिखाई देते हैं, लेकिन शांत दशाएं बनी रहती हैं। उसके बाद 1932 मतलब कुल मिलाकर देखिए 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद इनको दबा दिया गया था। मतलब इस तरह की जितनी शक्तियां थी उनको अंग्रेजों ने कुचल दिया था, भले ही वो उठकर खड़े हुए थे। फिर इन्हें उठने में टाइम लगता, तो बीच का समय शांति काल वाला रहता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर प्रांत था उसके तौर पे इसे गठित किया जाता है, और 1947 से यह प्रांत, यहाँ पे आप देखिए ये NWFP है, NWFP है। तो ये जो फ्रंटियर प्रोविंस है उसकी बात की जा रही है, यानी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है उसकी बात हो रही है। तो ये पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया, मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, वही कहा जा रहा है। यहाँ तक हमने देखा। अभी इसके बाद जो प्रमुख विचार है उनको देखना शेष है। तो प्रमुख विचार ये है कि हमने यहाँ भारत का, मतलब ये कथन है, अलग अलग लेखकों का, इतिहासकारों का कथन है, तो उसमें कहा गया कि हमने भारत का अंधाधुन अधिग्रहण किया। ये एक अंग्रेज का कथन है। अंग्रेजों द्वारा बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय में कुछ भी महान नहीं था, मतलब इसमें कुछ महान इन्हें नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद ये स्वीकारते हैं कि इन्होंने अधिग्रहण किया, अधिग्रहण करके शोषण किया। शोषण वाली बात ये सामने से नहीं कहते। ये जॉर्ज सीले का कथन है। उसके बाद देखिए क्लाइव संस्थापक नहीं था, लेकिन भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं था, लेकिन प्रयोग करता था, जिसने कि संभावनाओं को तलाशा। क्लाइव जो था ये ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, और ये कथन है पर्सिवर स्पीयर का। तो सही बात है, क्लाइव जो था वो अंग्रेजों को जड़ जमाने में सबसे बड़ा जो स्तंभ है उसके तौर पर देखा जाता है। ये नींव बनाने वाला था। बक्सर का युद्ध हो चाहे प्लासी का युद्ध हो, इसकी कुशल नीतियां और इसकी जो रणनीतियां और छल था, यहाँ धोखा भी होता था अपनी ओर मिलाने वाला, जैसे कि प्लासी में होता है, बक्सर में भी होता है। तो इस प्रकार की नीतियों के चलते ये जीतता है। मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल चाहे दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इसकी नीतियां यहाँ प्रशंसनीय तो है ही है। इसके बाद देखिए वेलेजली, इसके समय में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया गया, और भारत में राजनीतिक शक्तियों में से एक कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई। वेलेजली के जमाने में कंपनी जो थी वो भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गई, और यही कारण था कि बाहर जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स थे राज्यों के, उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने लगे, और पूरे देश को इसके संरक्षित राज्य माना गया। वेलेजली के समय में आगे जो भारत की रक्षा का दायित्व था वो कंपनी के कंधों पर था, और ये कथन किसका है? ये सिडनी जे ओवर का कथन है। इसके बाद टीपू सुल्तान की असफलता उसका दुखद अंत था, और जो भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र था इसके लिए हार की जो दुखद घटना थी वो त्रासदी के तौर पर देखी जाती है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रथम चरण का अंत था। ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान नाम की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ कथन है। तो टीपू सुल्तान ये फ्रांसीसियों की तरफ झुका हुआ था, मतलब फ्रेंच जो शक्तियां थी उनसे प्रेरित था, और उनकी नीतियों का भी पालन करता था। आपने देखा जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है और तमाम चीजें। इससे पहले हैदर अली का जो जमाना था उसमें भी यही बात थी। तो ये जो मैसूर साम्राज्य था ये अंग्रेजों को बहुत खटकता था। जो वांडीवाश में उन्होंने फ्रांसीसियों को धो दिया था, अब उन्हें एक बार फिर से चिंता सताने लगती है कि कहीं फ्रांसीसी रिटर्न न हो जाए, यू टर्न न ले लें, और एक बार फिर से अगर वो लौट आए तो उन्हें भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में वो सतर्क हो जाते हैं और सहायक संधि ले आते हैं। वेलेजली के समय में सहायक संधि आती है, और एक एक करके जितने भी राज्य हैं उनका अधिग्रहण होने लगता है। फिलहाल यहाँ तक हमने देखा, और यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है और इतना सुनने में बोरियत हो सकती है। ये कंबाइन करके कंपाइलेशन के रूप में भी आपको मिल जाएगा, पापा वीडियो के रूप में, और नहीं तो पार्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो पार्ट वाइज भी उपलब्ध है। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।